हमारे आज के चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद सम्मानित सतीश चंद्र मिश्रा जी मंच पर आ चुके हैं। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानित निकुल दुबे जी, माननीय सरोज दुबे जी, संजय वाजपेयी जी, सभी अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करेंगे हमारी कार्यकारिणी से कि बड़ी माला पहनाकर आज के चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित राजू राजगढ़ एवं जिले की कमेटी सेक्टर के पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि सम्मानित आज के चीफ गेस्ट जी का माला पहनाकर, बड़ी माला पहनाकर स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी कमेटी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मानित आज के अतिथिगण का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी के इस बृहद गोष्ठी एक दिवसीय कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ओम शांति शांति शांति। बोलिए परशुराम भगवान की जय। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जनपद के जिलोपाध्यक्ष सम्मान्य संजय वाजपेयी जी आज के चीफ गेस्ट माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। उनके साथ जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के हमारे संजय वाजपेयी जी जिला उपाध्यक्ष, हमारे आज के चीफ गेस्ट को मोमेंटो देकर सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी कैलाश पाल जी आज के चीफ गेस्ट जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व विधायक विश्वास राजपूत, हरविंदर सिंह जी एवं जितन गुर्जर जी, मयंक यादव जी सम्मानित आपके चीफ गेस्ट जी का माला पहनाकर, बड़ी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी साथी सम्मानित जल्दी से जल्द मंच पे आ जाएं। माननीय कैलाश साहू जी पूर्व विधायक
आज के चीफ गेस्ट को माला मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। चंदन सिंह कुशवाहा जिला पंचायत सदस्य आ जाए और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। हमारे पूर्व विधायक कैलाश साहू जी, हमारे जिले के महासचिव चंद्रशेखर राजा गायकवाड़ जी, हमारे एनएस सविता जी, ओम प्रकाश सविता जी, सविता समाज के पूर्व बुंदेलखंड प्रभारी जी आए और मोमेंटो देकर चीफ गेस्ट का स्वागत करें। हमारे डॉक्टर अमरीक भजन नेता जी, दिलजीत सिंह बिटोरा, देवी सिंह तिगोड़ा, प्रदीप श्रीवास जी, अजय चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व झांसी मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। हमारे चंद्रशेखर आजाद गायकवाड़ जी मोमेंटो देकर सम्मान। हमारे सुरेंद्र विश्वकर्मा जी एडवोकेट जी मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। हमारे श्री रोहित दुबे माननीय नुकुल दुबे जी को पूर्व कैबिनेट मंत्री जी को मोमेंटो देकर, श्री महेंद्र चौबे जी महानगर उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि को तलवार देकर स्वागत करेंगे। श्री महेंद्र चौबे जी, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष राजू राजगढ़, सेक्टर प्रभारी विनोद त्रिपुरा जी मुख्य अतिथि एवं नुकुल दुबे जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। सभी साथी जल्दी आते जाए। हमारे मंडल सहयोग भाईचारा अनीश राय जी, मनोज अहिरवार जी, रविंद्र राज, चंदन वाल्मीकि जिला सचिव जी आज के चीफ गेस्ट को मुख्य अतिथि जी को मोमेंटो देकर सम्मान करेंगे। धर्मेंद्र चौबे जी नगर उपाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ प्रबुद्ध समाज की आज चीफ गेस्टों को मोमेंटो देकर हमारे पूर्व बुंदेलखंड के प्रभारी भूपेंद्र आर्या जी और रोहित महाराज जी मोमेंटो देकर चीफ गेस्ट को सम्मानित करेंगे। हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी रविंद्र उर्फ लवली जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानित राजू राजगढ़ जी आज के चीफ गेस्ट जी को मोमेंटो देकर भेंट करेंगे। हमारे रविंद्र अहिरवार एडवोकेट परशुराम विधानसभा उपाध्यक्ष चंद्रमान भट्टागांव जी, अजय चौधरी, इंद्रजीत जी, श्री राजीव कौशिक हाईकोर्ट इलाहाबाद एवं पंडित सुरेंद्र नायक सिंह जी आए और आज के चीफ गेस्ट को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। अनिल सोनी जी, बंटी बसियागंज, मनोज बसियागंज, जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। मुख्य सेक्टर प्रभारी सम्मानित कैलाश पाल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी सम्मानित कैलाश पाल जी, रविंद्र कमली जी, मनीष अहिरवार जी आज के चीफ गेस्ट जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। माननीय इंद्रजीत सिंह बिटोरा, विनोद त्रिपुरा, पर्वत पाल, मुन्ना पाली जी, रोशन कुशवाहा जी, हमारे नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौबे जी अपनी टीम के साथ आज के चीफ गेस्ट जी को तलवार देकर भेंट करेंगे। माननीय संतोष भाई वर्मा जी मोमेंटो देंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सफल संचालन कर रहे हैं झांसी मंडल के सेक्टर प्रभारी माननीय संतोष राज वर्मा जी आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट साहब को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम मंच पर उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोगों ने आज के चीफ गेस्ट जी को मोमेंटो भेंट कर दी हो तो कृपया मंच को खाली कर दें। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मंच को खाली कर दें।
सम्मान्य साथियों से अनुरोध है कि मंच को खाली कर दें। सम्मान्य साथियों से अनुरोध है, सभी सम्मान्य साथियों से अनुरोध है कि मंच को खाली कर दें। बहुजन समाज पार्टी। हेलो हेलो, ये आप लोगों में जो भी मीडिया के बंधु नहीं है उनसे अनुरोध है कृपया बैठ जाए, पीछे निकल रहे आप लोग। सब लोग पीछे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जितने भी भाई हमारे मीडिया से नहीं है और मेरे लिए देख रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग बैठ जाए, क्योंकि ये समारोह, ये कार्यक्रम आपका है और आपके लिए है। शुरू किया जाए। ये आज हम सब लोग रानी लक्ष्मीबाई जी की धरती पर आप सब लोगों से एक चीज मांगने आए हैं, एक संकल्प मांगने के लिए आए हैं, एक आह्वान मांगने के लिए आए हैं कि अगर 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ब्राह्मण समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है, तो दिनांक आज 28 तारीख है, 28 अगस्त 2021 को ये संपूर्ण समाज जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो ये संकल्प लेकर के जाए कि जब तक इन भाजपाइयों को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं पहुंचा देंगे, हमारे ब्रह्म समाज का एक भी आदमी चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। ये संकल्प लेने के लिए आया। हम आप लोग ये भी चाहते हैं, जिन लोगों ने 2007 से 2012 के बीच कार्यकाल देखा है, ब्रह्म समाज के मान सम्मान को देखा है, मैं उनको भी ये संकल्प दिलाने आया हूँ कि जब तक हम लोग 2022 में इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये भी संकल्प दिलाने हम लोग आपके बीच में आए हैं। आप और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ सुनिएगा उसको साथ में जरूर लेके जाइएगा, चाहे मन में लेके जाइएगा, चाहे दिल में लेके जाइएगा, चाहे आत्मा में लेके जाइएगा, चाहे अपने दिमाग में लेके जाइएगा कि जिन लोगों ने हम लोग के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जिन समाज के लोगों ने हम लोग के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, ब्राह्मण समाज के एक लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे समाज के साथ खिलवाड़ किया है, वो हमें कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसका उनको मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। यही बातें हमारे मुख्यमंत्री महोदय आपको बताने आए हैं, उसको आपको आत्मसात करके अपने साथ लेकर के जाना है और 2022 में इसका परिणाम झांसी के माध्यम से दिखाना है। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ माननीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दें और संकल्प के साथ हम सबका आह्वान करने के बाद करें। माननीय सतीश मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण तथा यहाँ पर आए हुए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इतनी देर से जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी लोग और हमारे मीडिया के साथियों, भाइयों, हम लोगों ने 23 जुलाई से अपनी पद यात्रा शुरू की थी। और पद यात्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग 23 जुलाई को अयोध्या गए थे और अयोध्या में जाकर के हम लोग पूरी अयोध्या में घूमने का काम किया था और भगवान श्री राम लला के दर्शन करके अयोध्या घूमने के बाद फिर हमने अपना आसपास के जिलों का कार्यक्रम किया था और धीरे धीरे अयोध्या से चल करके हम लोग वृंदावन गए। वृंदावन जा करके वहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर के उधर के क्षेत्र में गए। उसके बाद हम लोग काशी विश्वनाथ जी गए। काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग उस क्षेत्र में हर जिले में गए और चौथे चरण में हम लोग जो है
चित्रकूट धाम गए और चित्रकूट धाम में जाकर के हम लोगों ने वहाँ कामदगिरी का परिक्रमा करने के बाद कांता नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और उसके बाद हम लोग अपना बुंदेलखंड का कार्यक्रम कर रहे हैं। और बुंदेलखंड में हमारी ये आज की जो सभा है, इसके पहले हम लोग ललितपुर गए थे, ललितपुर से ही आ रहे हैं वहाँ की सभा करके, और कल यहाँ से हमीरपुर जाने का काम करेंगे, महोबा जाने का कार्य करेंगे। लेकिन इस दौरान में पूरे उत्तर प्रदेश में हम जब गए तो हमने जिस तरह का एक जोश और एक संकल्प लेते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों को, दलित समाज के लोग तो पहले से ही संकल्प किए हुए हैं, उन्होंने तो तय कर रखा है कि हमारा एक एक वोट गिन लीजिएगा और बहन मायावती जी के साथ में गिनने को मिलेगा, कहीं इधर उधर नजर नहीं आएगा। लेकिन अब की बात, ब्राह्मण समाज जिस तरीके से 2007 में हमारे साथ में आया था और जिस जोश के साथ में आया था, अब की बार हम दावे के साथ कह सकते हैं अब तो सिर्फ 12 जिले बचे हैं आज के बाद, लेकिन पूरे प्रदेश 75 जिलों में 12 जिले बचे हैं। लेकिन जिस जोश के साथ में आज ब्राह्मण समाज और एक संकल्प लेते हुए गुस्से में भी है और वो तय करके अब की बार बैठा हुआ है और निकल करके सामने आ रहा है कि अब की बार 2022 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते हुए, उनको सत्ता से बाहर करते हुए बहन मायावती जी को यहाँ का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और इस प्रदेश में दोबारा से कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करेंगे। जिस तरह की अराजकता पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से आज दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, खास तौर पर इनके ऊपर किस तरह से हमलावर हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये सरकार चल रही है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं। कैसे चुन चुन करके एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में। कितने लोगों को एनकाउंटर के नाम पे शूट आउट कर दिया गया और ब्राह्मण समाज के, इनको ब्राह्मण समाज के ही लोग मिलते हैं इन कार्यक्रमों के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी नियत ही खोट है। इन्होंने आते ही सरकार जब बनी थी तभी ये आगाज कर दिया था कि ब्राह्मण समाज हमारे निशाने पे है और तैयार हो जाओ। आप याद करिए जुलाई का महीना था 2017 में, आए हुए 2 महीने हुए थे सरकार के, और रायबरेली में एक दो नहीं 5 नौजवान साथी ब्राह्मण समाज के उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या ही नहीं करी गई, निर्मम तरीके से उनके हाथ पांव काट करके और उनको जलाने का भी काम हुआ। और वहां के मंत्री क्या कहते हैं, जो कबीना मंत्री थे उनका बयान क्या छपा उसी दिन, कहते हैं कि ये ब्राह्मण समाज के जो अपराधी हैं इनका यही हश्र होना चाहिए था। और हम तो अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है इनकी सरकार में, और ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। हम समझे कि बहुत बड़े अपराधी हैं, इनके घर तो बड़ी धन दौलत होगी। मैं उनके घर जब गया जिनके उन ब्राह्मण समाज के लोगों के, तो वहां घर तो था ही नहीं, वहां तो झोपड़ी थी, 12 फीट की और बाई 10 फीट की झोपड़ी में ये लोग रहते थे। और उस झोपड़ी को भी, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि आग के हवाले कर दी गई थी, उसको भी जला दिया गया था, ये संदेशा देने के लिए कि अगले 5 साल तैयार रहो, हमारा हम यही हश्र करने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद शुरुआत हो गई। फिर आपने देखा कि इन्होंने रुकने का काम नहीं किया, ये आगे ही बढ़ते गए। फिर चाहे गोरखपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पर कि दिन दहाड़े ब्राह्मण समाज के जो मुखर अधिवक्ता थे और सीनियर एडवोकेट थे, उनकी भी गोली से हत्या कर दी गई, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते थे। इस तरीके से लखनऊ में सरेआम वो अपने दफ्तर से लौट के आ रहा था, विनय तिवारी करके उसको रोका गया, उसका नाम पूछा गया, कहा कि ब्राह्मण समाज के हो, तिवारी हो, वो सीने में गोली मार दी, मर गया। उसके अलावा किस तरीके से हिंदू पार्टी चला रहा था, लेकिन इनके विरोध में था, इनका नाम खुलासा करता था, हर चीज में जो गलत काम कर रहे थे उसका खुलासा कर रहा था, लेकिन उसको भी तिवारी वो भी था और उसको भी लखनऊ में दिन दहाड़े मार दिया। इतना ही नहीं,
उसके बाद तो इन्होंने कोई शहर नहीं छोड़ा। आपके बुंदेलखंड में भी महोबा में किस तरह से एक व्यापारी को जो ब्राह्मण समाज का था और वो ब्राह्मण समाज के बीच में और दलित समाजों के बीच में भाईचारा बनाते हुए इन लोगों के कार्य करने का काम करता था, तो उसको धमकियां दी गई। पहले धमकी दी गई, जब नहीं माना तो उसके बाद उसकी गाड़ी रोक करके और उसकी गाड़ी में ही उसको गोली मारने का काम एक अधिकारी ने किया। और ये कह दिया, जब शोर मचा, कहा कि ये तो हत्या नहीं है, ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये तो उसने अपने आप को गोली मार ली थी। लेकिन बाद में जब उसका खुलासा टेलीफोन की रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग से हुआ तो उसमें तो धमकियां दी गई थी कि तुमको हम मार देंगे। और उसके बाद जिस बड़े अधिकारी ने मारा था उसका जब खुलासा हो गया कि उसकी मृत्यु तो मारने से हुई है और वो भी अधिकारी द्वारा हुई है, तो उस अधिकारी को तुरंत वहां से कहा गया कि अब तुम मेरे प्रदेश छोड़ दो। इस प्रदेश को छोड़ करके बगल वाले प्रदेश में चले जाओ, वहां भी अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और वहां सुरक्षित रहोगे और हम तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे, और जब कहेंगे तभी वापस आना। लगभग साल भर हो रहा है, एक बड़ा अधिकारी पुलिस का, उसको अभी तक ढूंढा जा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ढूंढना नहीं चाहते हैं, और क्योंकि ब्राह्मण समाज की हत्या हुई थी इसलिए और भी इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते आपने भी देखा कानपुर में जब विकास दुबे वाला मामला हुआ, बिकरू कांड, किस तरीके से उसको तो मार दिया गोलियों से। कहा कि वो हम लेकर के आ रहे थे मंदिर से, गाड़ी फिसल गई, भाग रहा था, मार दिया, उसको मार दिया आपने। कहा कि अपराधी था इसलिए हमने गोलियों से भून दिया, हम अदालत नहीं ले गए, हम कोई मुकदमा नहीं चलाएंगे इसके ऊपर, हम कसाब की तरह इसके ऊपर मुकदमा नहीं चलने देंगे, हम तो इसको गोलियों से मार देंगे। मार दिया आपने। लेकिन बाकी लोगों को क्या, 17.5 साल का लड़का जो कि हरियाणा में काम कर रहा था, उसको वहां से उठा लाए और उठा करके उसकी भी गाड़ी पलट जाती है इटावा के पास, और उसको भी जैसे ही निकलता है बाहर 6 गोलियां मार दी जाती है, वो भी मर जाता है। उसके बाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को उसी में मामले में मार दिया गया। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जो कि उस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले थे, कोई मतलब नहीं था, उस शहर के भी नहीं थे, अगल बगल के शहरों के थे, उनको भी उठवा लिया गया और निर्देश हुआ कि ये ब्राह्मण समाज को सबक सिखाने का अच्छा मौका मिला है, इनको फर्जी नाम जब्त करके और इनको उठवाने का काम कर लो, जिसको मार सकते हो मार लो और नहीं मार सकते हो तो इनको जेल के पीछे इतनी धाराएं लगा के बंद कर दो कि जीवन भर जेल के अंदर रहें, इनको तभी सबक सिखा पाएंगे हम लोग। उसके बाद 50 से ज्यादा लोग आज भी ब्राह्मण समाज के और जेल के पीछे बंद है, न कोई मुकदमा चल रहा है, न कोई चार्जशीट है, लेकिन उनको कहा गया है कि इनको ऐसे ही जेल के अंदर 10-15 साल पड़े रहने दो। इतना तो इतना, उन्होंने तो उस लड़की को भी नहीं छोड़ा, 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसका क्या दोष था? उसकी तो शादी 1 दिन पहले हुई थी, उसकी शादी 30 तारीख को होती है और 1 तारीख उसका पहला दिन है और 2 तारीख को ये किस्सा होता है, और उसकी तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी हाथों की, उसको भी उठा ले गए। उसके पति को तो मार दिया गोलियों से, 2 और महिला ले गए, उनके पतियों को मार दिया। लेकिन खुशी दुबे का क्या दोष था? उसके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, उसके हाथ में तो मेहंदी थी, लेकिन फिर भी उसको भी नहीं छोड़ा, कहा कि नहीं इसको भी उठा लो। 7 दिन तक उसको अज्ञात स्थान पर रखा, कहां रखा, क्या किया उसके साथ, किसी को नहीं मालूम। जब शोर मचा कि वो लड़की कहां है जिसकी शादी हुई थी, तब उसके बाद उसको जेल में ले जाके बंद कर दिया, 3 महीने तक जेल में रखा। फिर ये हुआ कि ये तो नाबालिग है, जुवेनाइल बोर्ड ने अपना निर्णय दिया कि नाबालिग है, तो उसको ले जाके रिमांड होम में डाल दिया। और कहां पर डाला? उन्होंने 12बंकी में ले जाके डाला। 2 कमरे का एक रिमांड होम है वहां, जिसमें कि 47 लड़कियां पहले से थी, 48वीं लड़की उन्होंने इसको पहुंचाने का काम किया और उनके साथ में बंद कर दिया। 48 लड़कियां 2 कमरे में, भेड़ बकरियों को भी रख दे, अगर आपको नहीं रह सकती हैं 48, लेकिन वहां रखे हुए। और उसके बाद ये निर्देश हुआ कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। बहुत बीमार हो गई, कोरोना के दौरान में मरने वाली थी, उस हालत पहुंच गई। ये हुआ कि इसका पैरोल करा दिया जाए, नहीं तो ये मर जाएगी, जिससे कि इलाज हो सके। लेकिन लखनऊ में मुखिया ने कहा कि किसी हालत में पैरोल नहीं होनी चाहिए, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये ब्राह्मण समाज में दुबे अब हुई है, पहले तिवारी ब्राह्मण में ही पैदा हुई थी,
इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाई गई। जब उनको लगा कि उच्च न्यायालय में तो इसकी बेल हो ही जाएगी, एक नाबालिग की बेल किस ग्राउंड पर रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, किस बिना पे रोकेंगे, जबकि उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं लगा पा रहे हैं। तो कह दिया एक सर्टिफिकेट बना करके बेल रोकने के लिए कि अधीक्षिका से लिखवाया कि अदालत में पेश कर दो, और उसने लिख करके एक सर्टिफिकेट दिया कि खुशी दुबे के साथ में जो 47 लड़कियां रहती हैं वो ये कह रही हैं कि खुशी दुबे ने हम लोगों से कहा कि अगर हमारी बेल हो गई तो हम बाहर निकल के इतने बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे कि हम अच्छों को ठीक करने का काम करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाएंगे एक अपराधी की तरह, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और इसी बिना पे उसकी बेल खारिज कर दी गई। महिला जिसको उठा के ले गए थे घर से, 2 महिलाओं को ले गए थे, उसमें से एक महिला तो घर में काम करती थी और काम करने वाली के साथ में उसको तो ले ही गए, उसके साथ में उसकी 3 साल का बच्चा, मासूम सा बच्चा और 6 साल की लड़की, उनको भी उठा ले गए जेल में, और वो भी जेल में बंद कर दिया और कहा कि इन सब के ऐसी धाराएं लगाओ कि ये बच्चे भी जेल के अंदर बड़े हो जाएं और वहीं पर वयस्क हो जाएं। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच इनकी है, जहां पर 1-2 नहीं, इन्होंने कितने इस तरीके से हादसे करके, किस्से करके, और ब्राह्मण समाज को ये सोचते हुए कि इनको इतना प्रताड़ित कर दो, इतना दबा दो, इतना डरा दो कि ये सर उठाने लायक ना रह जाए, पर ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है भगवान श्री परशुराम जी के वंशज हैं। वो एक बात तय कर लेंगे, ठान लेंगे, तो वो बड़े बड़ों की छुट्टी कर देते हैं, और फिर ये क्या है, इनको भी छुट्टी करके और जहां से निकले, जहां से आए हैं वहीं भेजने का काम ब्राह्मण समाज के लोग करेंगे। इन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से वोट लिया, पहले वोट लिया, फिर नोट भी लिया, और फिर धोखा देने का काम किया, फिर उन्हीं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दलित समाज को तो चोट पहुंचाते ही हैं, दलित समाज को तो निशाने पर रखते ही हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा किस तरीके से हाथरस में एक लड़की, दलित समाज की, हम लोगों की बेटी, और उसके साथ में पहले बलात्कार होता है। बलात्कार होने के बाद जब वो मर जाती है तो उसका मृत शरीर भी उसको, उन घर वालों को नहीं देते। वो रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इनका आदेश था, जिला मजिस्ट्रेट को आदेश हुआ कि तुम खुद खड़े होकर के अपने सामने देखोगे, और तुम्हें रात भर खड़ा रहना पड़े, खड़े रहो। मीडिया वालों को भगाया गया, किलोमीटर तक दौड़ा के भगाया गया, और उसके बाद वहां पर घर के अंदर बंद कर दिया, सिक्जों में बंद कर दिया घर वालों को। मां बिलखती रही, रोती रही कि शक्ल तो दिखा दो उनको, उसका चेहरा देख लेने दो, लेकिन नहीं। आदेश हुआ है लखनऊ से, कैसे दिखा दें हम, और उसको ले जा करके खेतों में 2:30 बजे रात में उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम हुआ, जो कि पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, और इतना शर्म से सर झुका हम लोगों का। पूरे विदेशों में भी ये निकला कि एक ऐसा प्रदेश है जहां इस तरीके से एक कन्या के साथ में होने का काम हुआ है, वो उत्तर प्रदेश है। इन्होंने वोट तो आपसे धर्म के नाम पे लिया, इन्होंने वोट तो आप लोगों से आपको समझा करके कि हम आपको इतने वादे, इतने झूठे वादे किए कि अगर आप हमको सरकार में ले आएंगे तो हम आपको 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में भेज देंगे। 15 लाख तो छोड़िए, 15 नए पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे नौजवानों को। नौजवान इनके पीछे लग गए ये सोच करके कि हमको तो अब 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, और 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां, 1-1.5 से 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने लेने का काम जरूर किया। और आपको भी मालूम है कि जब नौजवानों ने कहा कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं, वादा आपने किया था, वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं, तो उनसे क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपना खुद का कारोबार कर लीजिए। और क्या कारोबार करिए, कारोबार बताते हैं कि क्या करिए, आप जाइए और पकौड़ा बेचिए। ये कहते हैं कि कारोबार करिए, पकौड़ा बेचना कोई हम लोग बुरी बात नहीं मानते। हमारी पार्टी तो गरीबों की पार्टी, गरीबों के लिए खड़ी होती है, उनके लिए हर चीज लड़ती है। लेकिन वादा तो तुमने दूसरा किया था, वादा तो पीएचडी और सब डिग्री वालों से कहा था कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी तो देने का काम नहीं किया, नौकरी छीनने का काम किया। अध्यापकों को देख लीजिए, वित्त विहीन अध्यापक, 20 लाख वित्त विहीन अध्यापक, वो समाजवादी पार्टी से धोखा खाए थे, उनके साथ में खड़े हुए थे, उनके झूठे वादे में कि हम आपका मानदेय देंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे, आपकी नियमावली बना देंगे।
उसके बाद आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, और ये सब लोग जुड़ गए इसी तरह से, लेकिन उनको एक आखिर तक टहलाते रहे और कुछ नहीं देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा आप मेरे साथ में आ जाइए, हम आपको देने का काम करेंगे, आप हमारी सरकार बना दीजिए। इन्होंने सोचा कि ये सच्चा वादा कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम था कि इनका हर वादा झूठा होता है, तो ये सच्चा कैसे हो सकता है। इन्होंने जाकर के उनके पीछे खड़े होकर के उनको भी, इन्होंने भी वोट देने का काम किया और दिलवाने का भी काम किया। अध्यापक तो हर घर में जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 4.5 साल निकल गए हैं, आज तक एक नया पैसा भी नहीं दिया गया इनको, एक मानदेय भी नहीं दिया गया। और जब ये लखनऊ में गए धरना प्रदर्शन करने लगे तो उनको लाठियों से मारा गया। एक महिला अध्यापिका ने तो अपने सर मुड़ा लिए विधानसभा के सामने और कहा कि आज हम सर मुड़ा करके इनकी अंत्योष्टि इस सरकार की घोषित कर रहे हैं। जब वो किया तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये तो इनके, जब उनसे कहा गया है ये तो ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पिछले जन्म के इनके कुकर्म हैं इन अध्यापकों के, जो ये अध्यापक बने हैं और इसलिए इनकी दशा भी हो रही है, अभी तो इनकी और दुर्दशा होगी। इस तरह का बयान सामने आया था। लेकिन बहन मायावती जी ने इन्हीं अध्यापकों से, जब वो उनसे मिलने आए, हमारे साथ में उनके सभी लोग जब मिलने गए, उन्होंने कहा कि देखो हम इनकी तरह नहीं है, हम तो जब जो कहते हैं फिर वो करके भी दिखाते हैं। हम उनमें से है कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, वादा नहीं करते, वादा करते हैं तो उसको निभाने का काम करते हैं। आप हमारी सरकार आने दीजिए और हम आपकी समस्याओं को पहले 3 महीने के अंदर ही खत्म करने का काम, दूर करने का काम करेंगे। बहन मायावती जी ने इससे कहा। इतना ही नहीं, इन्होंने किसानों से कहा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हमें वोट दीजिए, हम आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना तो नहीं करी, इन्होंने 0 पर पहुंचा दी। और इसके साथ साथ में जो कुछ उनके पास बचा था, उनकी जमीन, उसको भी छीनने की योजना बना दी। 3 कानून बनाए, जिसको आप देख रहे हैं कि कैसे किसान जो है पूरे 1.5 वर्षों से आंदोलित है। पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये 3 कानून वापस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे कानून बनाए इन्होंने, उनके कहने से बनाए, जो इनके उद्योगपति हैं, जो इनके चुनिंदा उद्योगपति हैं 2-3, जो इनको हजारों करोड़ रुपया देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के में इस्तेमाल करने के लिए। उन्होंने इनसे कहा कि हमको आपने पूरा देश को बेच दिया है, इस देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम आपने हमको बेच दिए हैं निजीकरण के नाम पे। आपने बैंकें बेच दी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, ऑयल इंडिया बेच दिया, HAL बेचने काम कर दिया, एयर इंडिया बेच रहे हैं, आपने रेलवे स्टेशन भी बेच रहे हैं, आपने बिजली घर भी उनको देने का काम कर दिया है। अब सब कुछ मिल गया है और ये वो स्थान है जहां पर नौकरियां मिलती थी लोगों को, लाखों की संख्या में नौकरियां यहाँ पर मिलती थी। जब ये स्थान बेच दिए गए, प्राइवेट हाथों में दे दिए गए, तो अपने आप समझ लीजिए नौकरी कहां से मिलेगी। नौकरी तो उसी दिन खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद इनकी किसानों के ऊपर नजर पड़ गई, उनकी जमीनों पर नजर पड़ी और इसलिए ऐसा कानून बनवाया है जिसमें कि पट्टे में जमीन किसानों को मजबूरन देनी पड़ेगी। जब किसान पट्टे में जमीन दे देगा अपनी, तो उसके बाद उपज का पैसा उसको 1 वर्ष मिलेगा, 2 वर्ष मिलेगा, तीसरे वर्ष से क्या कहेंगे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, अपनी बीज खराब था, खाद खराब थी, इसलिए पैसा नहीं दे सकते क्योंकि उपज ठीक नहीं है। और उसके बाद जमीन जो है, वो जमीन तो उन्हीं के पास रह जाएगी क्योंकि पट्टा उनके नाम पे है। और उस जमीन को पाने के लिए किसान फिर जीवन भर लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, लेकिन उसकी जमीन उसको वापस लौटने वाली नहीं है। और इसीलिए वो आंदोलन में लगा हुआ है। 500 लोग 500 किसान की मृत्यु हो चुकी है अब तक इस आंदोलन में, लेकिन वो भी पीछे हटने का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये कानून बना रहा तो सारे किसानों को एक दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपसे आकर के महिलाओं के लिए कहा था कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे, महिलाओं को हम गैस सिलेंडर देंगे, और उसके बाद क्या किया, एक बार गैस सिलेंडर देने के बाद गैस के दाम 200 रुपए जो सिलेंडर थे उसको बढ़ा करके 900, 1000 पहुंचाने का काम किया। जिस तरह से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 60 रुपए से और 100 रुपए के ऊपर पहुंचाने का काम किया, 110 रुपए पहुंचाने का काम किया। इसी तरह से इन्होंने हर चीज पर महंगाई बढ़ाने का काम कर दिया, हर चीज के दाम बढ़ गए।
एक एक कोई भी चीज उठा लीजिए, आज दाम सबके 2 गुना 3 गुना 4 गुना पहुंच गए हैं। ये इस सरकार की देन है। इन्होंने कहा महिलाओं को सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा इन्होंने महिलाओं को दी? आप हमको वोट दीजिए, महिलाओं से कहा, और सुरक्षा देंगे। हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उसके साथ में रेप होता है, बलात्कार होता है और उसके साथ अन्याय होता है हर 2 घंटे में। ये प्रदेश है हमारा। बहन मायावती जी की सरकार थी, याद करिए, किसी महिला को रात के 2 बजे भी घर से निकलना पड़ जाए तो निकलने में हिचकती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी तरफ कोई बुरी नजर उठा के नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं और किसी की हिम्मत। उन्होंने तो कानून का राज चला करके दिखाया अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसने की कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था, गरीबों की झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया था। 15 दिन पुरानी सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 में। बहन मायावती जी ने उनको बुला करके अपने घर में और घर से हथकड़ी लगा करके और जेल में भिजवाने का काम किया था और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। तब वो हमारा कानून का राज चला पाती थी। इनकी तरह नहीं कि ये सारे अपराधी हमारे अपने हैं, इनको छोड़ दो, इनके ऊपर ध्यान मत दो, इनको और खुली छूट दे दो क्योंकि ये हमारे अपने हैं, इनको अपराध करने दो, बलात्कार करने दो, जो चाहते हैं करने दो, और दूसरों के ऊपर हमलावर हो, उनको गोली मारनी हो तो रोको और ठोक दो। ये वाली नीति अपनाने का काम करो। ये इनकी सरकार में हो रहा है। और वोट आपसे किस लिए लिया? ब्राह्मणों से वोट किस नाम पे लिया? उनसे लिया धर्म के नाम पे। कहा कि हम बहुत बड़े धर्माधिकारी हैं और हम ही ठेकेदार हैं, हम राम के नाम पे आपसे वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और आप हमको वोट दे दो तो हम राम का मंदिर बनवा देंगे। ब्राह्मण समाज आस्था से जुड़ा होता है, उसने वोट दे दिया इनको, इनकी सरकार बनवा दी। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने राम मंदिर तो नहीं बनवाया, वोट लेते रहे, नोट लेते रहे 1993 से लेकर के, और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तब तक इन्होंने लाखों हजार करोड़ रुपए उन्होंने मंदिर के नाम पे अपने पास इकट्ठा कर लिए। कहां ले गए वो रुपया, कहां इस्तेमाल किया, किसी को नहीं पता, लेकिन अपने पास अपने लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। अपनी पार्टी चलाने के लिए काम करते हैं, उसका लेते हैं। अपनी सहयोगी जो उनकी संस्थाएं हैं उनके में इस्तेमाल करते हैं। राम मंदिर में एक भी नया पैसा इन्होंने लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि हम तो अयोध्या स्वयं गए थे। अयोध्या में जाकर के जब घूमे तो हमने तो सोचा कि अयोध्या तो सोने की नगरी बन गई होगी, क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए तो सरकारी बजट से निकाले अयोध्या के नाम पे। हर बार निकालते रहते हैं, अभी भी निकाला, इस महीने भी निकाला, और अयोध्या के नाम पे निकालते रहते हैं। लेकिन अयोध्या में तो एक नया पैसा नहीं लगा। अयोध्या में जब हम गए तो वहां तो अयोध्या का हाल इतना बुरा है, इस पूरे प्रदेश में जो सबसे बुरा जिला आपको नजर आता हो उस जिले में घूम लीजिए और फिर अयोध्या में चले जाइए तो आपको लगेगा कि वो बुरा जिला भी अयोध्या से बेहतर हालात उसके हैं। इस तरह से इन्होंने अयोध्या के नगरी के बारे में जो दुष्प्रचार किया था पैसा लेकर के, वो करने का काम किया और वोट लेने का काम। पैसा कहां गया ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और उस निर्णय में ये आया, इन्होंने कोई उसमें योगदान नहीं दिया। ये तो बहुत दुखी हुए थे निर्णय जब आया था, इनके चेहरे उतर गए थे कि अब हमारी वोट की चीज तो चली गई, परेशान हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1.5 साल हो गए निर्णय आए हुए, लेकिन इन्होंने सिवाय रुपया इकट्ठा करने के और कुछ नहीं किया। निर्णय आते ही फिर से झोला लेके अपने लोगों को भेज दिया पूरे देश में और प्रदेश में। कहा घर घर जाओ और जा करके सबसे रुपया मांगो, कहो कि इस झोली में डाल दो, हमें राम का मंदिर बनवाना है, राम के नाम पे रुपया ले लो जाके। और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फिर इकट्ठा कर लिए। कहां गया वो रुपया? पुराना रुपया कहां गया? और जमीन पर क्या हो रहा है वो भी आप अयोध्या जाके देख लीजिए। हमने तो सोचा था कि मंदिर बन गया होगा। 5 अगस्त 2020 को बड़े शान शौकत से एक कार्यक्रम हुआ था, सबने पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। 200-250 करोड़ रुपए तो खाली उसमें लग गए थे, जो कार्यक्रम दिखाया गया था और चलाया गया था। और उसमें क्या था कि हम भूमि पूजन कर रहे हैं और हम तो यहाँ पर न्यू पूजन कर रहे हैं। 1 साल बाद आइएगा और मंदिर देख लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। और लेकिन किया क्या था? लोगों को सिवाय भ्रमित करने के लिए वो कार्यक्रम हुआ था। न कोई न्यू पूजन हुआ, न कोई भूमि पूजन हुआ। वहां तो 5 ईंटें
5 ईंटों को रख करके 5 ईंटों का पूजन हुआ था, और वो ईंट भी उसके बाद उठा करके या तो सरयू नदी में फेंक दिया या कहीं उठा करके ताले में बंद कर दिया होगा, वो भी कहीं नजर नहीं आते हैं। जमीन में तो कोई भी काम नहीं हुआ। न्यू तो पढ़ना दूर की बात रही, मंदिर बनना दूर रहा, अभी तो न्यू डालना भी शुरू नहीं किया है। अयोध्या का ये हाल है, और रुपया आपसे अयोध्या के नाम पे, वोट आपसे अयोध्या के नाम पे, नोट आपसे अयोध्या के नाम पे, और उसके बाद चोट पहुंचाने का काम आपको सरकार के नाम पे ये करने का काम करते हैं। इसलिए इसे सतर्क रहने की जरूरत है। आपको इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। आप सोचिए, एक तरफ ये है जो कि समाजवादी पार्टी की नकल करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इस पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, लूट मार, डकैती, फिरौती, बलात्कार, दंगा फसाद, ये सब चीजों लगातार रोज आप सुनने को मिलेगा। तो यही चीजें मिलती हैं, और वही काम इनके यहाँ हो रहा, वही ये करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, आप समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे थे, दलितों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे थे, आपने ये भी देखा है। आपको वो भी किस्सा याद है कि किस तरह से कन्नौज का ब्राह्मण, एक नौजवान लड़का नीरज मिश्रा, उससे नाराज हो गए। तो इतना नाराज हो गए कि ये कह दिया कि अब तो हम इसका कटा हुआ सर लखनऊ में देखेंगे, और उसके बाद लखनऊ चले जाते हैं और उसका कटा हुआ सर काट दिया जाता है, और उसका धड़ वहां कुएं में फेंक दिया जाता है। मैगजीनों में फोटो निकली थी, अखबारों में निकली थी। इस तरह की उनकी सोच थी। जब 2012 में सरकार बनी, वो भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज के लोग खास तौर से उनके अखबार में निकला था। जो वक्तव्य इन्होंने बैठ करके अपनी मीटिंग में दे रहे थे अपने लोगों को, वो बाहर अखबार में छप गया था। कोई मीडिया का भी कोई व्यक्ति था, वहां पर इन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों का कोई काम नहीं करना है, उनको सबक सिखाना है, उनको उनका कोई काम नहीं किया जाएगा हमारी सरकार में। तो उसके बाद जब अखबार में छप गया, और जिस दिन उन्होंने ये वक्तव्य दिया, उससे नाराज होकर के ब्राह्मण समाज के जो इनकी पार्टी में थे, श्री राजा राम पांडे जी प्रतापगढ़ के, और वो अपने को संस्थापक इनकी पार्टी का मानते थे, उन्होंने इनसे विरोध किया। उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, ये नहीं आपको कहना चाहिए। तो इन्होंने कहा, इतना नाराज हो गए उनसे, फिर से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने मंत्रालय छीना, उनका घर छीना, उनको वहीं पर सबके सामने इतना बेइज्जत करके और बंगले से बाहर निकाला कि वो वहां से इतना आहत होकर के पहुंचे, निकले बाहर कि घर आते आते उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। ये वो समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दलित समाज को ये इसी तरह से देखते, क्यों कहते हैं कि ये लोग तो हमको वोट देते नहीं, ये तो बहन मानती जी के साथ में वोट देने का काम करते हैं, और इसलिए इनके जितने भी लुभावने कार्य कर लो, ये हमारी नहीं सुनते हैं। लगेगा कि हमारे साथ आ गए, लेकिन जब वोट पड़ता है तो वोट तो हाथी के निशान पे पड़ता है, और बहन मायावती जी के साथ पड़ता है। झोपड़ियों में जाते हैं, क्या क्या नाटक नहीं करते हैं। झोपड़ियों में जाके खाना खाएंगे, वहां दरी डाल के बैठेंगे, खाना बाहर से बन के आता है, पहले पहुंच जाता है वहां, उसके बाद खाना बैठ के खाएंगे, और खाना खाने के बाद निकल करके कहते हैं देखो हम इनके घर में आए, झोपड़ी में आए, अब ये हमारे साथ में आ जाएंगे। लेकिन फर्क ये है कि नाटक करते हैं, इनके नाटक से सभी लोग जानते हैं किस तरह का नाटक करते हैं। बहन मायावती जी इस तरह का कोई नाटक नहीं करती। बहन मायावती जी जो क्या करती हैं, बहन मायावती जी झोपड़ियों में नहीं जाती। बहन मायावती जी जो झोपड़ी में लोग रह रहे होते हैं, उन झोपड़ियों में रहने वालों को झोपड़ी से बाहर निकाल करके 2-2 कमरे के पक्के मकान बहन मायावती जी ने दिए, और मुफ्त में दे करके उनको सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने देने का काम किया। 20 लाख से ज्यादा मकान उन्होंने 2-2 कमरे के पक्के मकान दिए थे। 1 लाख से ज्यादा और मकान जो बन रहे थे, उनको समाजवादी पार्टी ने आते ही रोकने का काम कर दिया था। बहन मायावती जी की तो योजना थी कि उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्षों में एक भी व्यक्ति झोपड़ी के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। वो सब के सब अपने सम्मानजनक जीवन व्यतीत करते हुए अपने खुद के मकान में रहने का काम करें, इस तरह की योजना बहन मायावती जी ने बनाई। बहन मायावती जी की और इनमें यही फर्क है। बहन मायावती जी के साथ जब ब्राह्मण समाज आया था, तो याद करिए उन्होंने क्या किया था। आप याद करिए 2007 के पहले, उस समय भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे, झांसी जिले में भी आए थे, हर जगह गए थे।
और हमने उस समय भी ब्राह्मण समाज से बहुत बातें की थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज उस समय हमसे कह रहा था कि आप तो राजनीति में आ गए, आप तो महाधिवक्ता थे और वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, राजनीति में आ गए तो कुछ तो समाज के लिए करिए। तो हमने भी उनसे पूछा कि क्या समस्या तो बताइए। वो समस्या तो यही कि हम शून्य पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज शून्य की तरफ जा रहा है, जहां कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता है, कोई राजनीतिक दल नहीं नाम लेना चाहता है। और धीरे धीरे 6 से 7 एमएलए रह गए पूरी विधानसभा में, उसमें से भी 2-3 जो थे बहुजन समाज पार्टी थे। ऐसे में हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए और हर जिले में जाकर के हमने सभा की और हमने उनसे कुछ बातें कही थी। उनमें से कुछ मुख्य बातें ये थी। पहली बात हमने उनसे कहा कि आप पहले ये जो परेशान हो रहे हैं, इसकी परेशानी का कारण तो सोचिए, खुद सोचने का काम करिए, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी समाज के हैं। जब बुद्धिजीवी हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचिए तो कि क्यों ऐसी स्थिति पहुंची है। और जैसे ही सोचने का काम करेंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा उत्तर क्या है। उत्तर ये है कि ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, एकजुट नहीं होते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं, आपस में ही भिड़े रहते हैं, एक दूसरे को घसीटने का काम करते हैं। एक उठ रहा है तो उसको नीचे उतारो, हम क्यों नहीं ऊपर जा रहे हैं, अपना काम हो रहा है तो ठीक है, हमारा नहीं हो रहा तो सब बेकार है। समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन आप ये आपस का बंटवारा खत्म कर देंगे, जिस दिन ये सोचना बंद कर देंगे कि आप 20 बिस्वाएं, 16 बिस्वाएं, 12 बिस्वाएं, जिस दिन ये छोड़ देंगे कि हम तो गानकुब्ज ब्राह्मण है, तुम सनाट ब्राह्मण हो, वो सरजूपाली ब्राह्मण है, जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानने लगेंगे, उसी दिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि आप 16% नजर आएंगे। ब्राह्मण के नाम से जैसे ही जानेंगे तो आप 16% हैं उत्तर प्रदेश में, और 16% कम नहीं होता है। 16% जहां 25 करोड़ लोग हों तो 16% उसमें 3 करोड़ के ऊपर होता है। 3 करोड़ की संख्या में जहां ब्राह्मण समाज के लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों है? क्यों है ऐसी स्थिति? इसीलिए इकट्ठा होइए, एक साथ होइए। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हो गए, उस समय हमारे साथ में आए, एकजुट हुए। और सबको मालूम है कि 9 जून 2005 को हमने जब लखनऊ में एक ब्राह्मण समाज की आखिरी जो हमारी सभा थी, वो हमने बड़ी सभा वहां की थी। उसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए। 11,000 लोगों ने तो, ब्राह्मण समाज के लोगों ने तो शंखनाद करके बहन मायावती जी जो उस दिन मुख्य अतिथि थी, मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत शंखनाद करते हुए किया था। बहन मायावती जी को जब हमने गणेश जी की प्रतिमा उनको भेंट की थी, तो गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के वो सीधे माइक पर गई थी, और माइक पर जो पहले शब्द बोले थे, उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की थी। उन्होंने उस दिन तो ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके अपना पार्टी का पुराना नारा ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा नारा चला आ रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन अब हम आज से अपना नारा बदलते हुए अपनी पार्टी का कर रहे हैं कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम किया। जहां 40 लोगों को लड़ाया था चुनाव में, 85 लोगों को उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों मैदान में उतारने का काम किया 2007 में। और उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों से एक बात जो हमने उस दिन मंच से कही थी, वो बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हमने कहा था कि आज आप इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। इसके बाद ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि अब तो हम 16% हैं, अब तो हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि 16% इकट्ठा भी हो जाएंगे तो एक भी सीट जीतने की ताकत नहीं रखते आप, क्योंकि सीट जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर वोट चाहिए होता है, और 30% के लिए पाने के लिए 16 बहुत कम होता है। इसलिए आप भाईचारा बनाइए। भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा आप हमारे दलित समाज के भाई बहन जो हैं, जो कि 23% हैं, उनके साथ बनाने का काम करिए। उनके साथ में पहले से ही बैकवर्ड क्लास के लोग और अल्पसंख्यक के लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे, 23 और 16 मिला करके आपको 40 के करीब पहुंच जाएंगे, और हर सीट पर आप भारी पड़ने का काम करेंगे। ऐसा ही हुआ, लोगों ने भाईचारा बनाया। उन्होंने, ब्राह्मण समाज ने भी भाईचारा बना करके, और भाईचारा बनाते हुए जहां रिजर्व सीट में, जहां पर दलित समाज के लोग लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपना तन मन धन से उनको जिताने का काम किया।
और दलित समाज के लोग को, जैसा मैंने पहले भी कहा है, वो तो बहन मायावती जी के साथ में उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। उन्होंने जहां पर भी हाथी देखा उन्होंने अपना वोट डालने का काम किया। तो इस भाईचारे का नतीजा ये निकला कि उसके बाद 45 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोग जीते। जहां 3 थे खाली, वहां 45 में जीतने का काम किया। और जो हमारे दलित समाज के भाई बहन थे 16 सीटों पर जीते थे पहले 2002 में, लेकिन जब ब्राह्मण समाज उनके साथ में जुड़ गया और भाईचारा बना दिया तो 16 से बढ़कर के 62 सीटों पर पहुंचने का काम किया। वो लोग 62 सीटों पे जीते और इस तरह से मिला करके हम लोगों ने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो बहन मायावती जी ने भी अपने हाथ नहीं खींचे। उन्होंने ब्राह्मण समाज का जो वादा उस दिन किया था कि अगर आप हमारे साथ में हैं तो हम आपका मान सम्मान स्वाभिमान सब लौटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो उन्होंने उसको पूरा करने का भी काम किया। जहां उन्होंने सर्व विकास किया, हर तरफ विकास करने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की दौड़ लग गई थी। उन्होंने 29,500 जो ग्राम सभाएं थी, डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभाएं थी, उनका समग्र विकास किया। उन्होंने 29,000 जो है प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल उन्होंने खोलने का काम, नए खोलने का काम किया। 7 यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खोलने का काम किया। 1 2 नहीं 7, और उसमें भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी उन्होंने लखनऊ में देने का काम किया जो विश्व में अपने आप में अकेली एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां विकलांग जनों के लिए उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उस यूनिवर्सिटी को लखनऊ में बनाने का काम किया। उन्होंने अनेकों मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, एक्सप्रेसवे, सड़क, पूरा विकास। बिजली 2 घंटे की आती थी, 2 घंटे के बाद फिर चली आती थी। 6,500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था उत्तर प्रदेश में, उसको उन्होंने बढ़ा करके और 13,500 मेगावाट पे पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने हर तरफ जहां विकास करने का काम किया, ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने जब सरकार बनी तो 1 2 नहीं 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। 15 वो भी महत्वपूर्ण देने का काम किया। नकुल दुबे आपके सामने बैठे हैं, श्री नकुल दुबे जी, इनको उन्होंने 7 मंत्रालय देने का काम किया था। 35 ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। उन्होंने आधा दर्जन लोगों को लोकसभा में भेजने का काम किया। उन्होंने इतना ही नहीं 1 दर्जन से ज्यादा विधान परिषद में ब्राह्मण समाज के लोगों को भेजा और वहां का विधान परिषद का चेयरमैन जो है वो भी उन्होंने ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। उन्होंने पहला महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, ये सारे जितने पद होते हैं, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने बैठाने का काम किया। इसलिए अधिकारियों को, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, उन्होंने नीचे स्तर तक ब्राह्मण समाज के लोगों को अच्छी जगह पर बैठाने का काम किया, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लोगों का काम इनके माध्यम से होता है। तो ये लोग कम से कम सुनने का काम करेंगे और काम करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा में उप नेता बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को। आज तो उन्होंने लोकसभा में भी नेता बनाने का काम किया है। ब्राह्मण समाज के हितेश पांडे वहां के नेता हैं और हमको उन्होंने 17 वर्षों से राज्यसभा में अपनी पार्टी का नेता बना के रखने का काम किया। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जहां भी हो, उन्होंने वकीलों को 1 2 नहीं 5,000 सरकारी वकील उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय लखनऊ, ब्राह्मण समाज के और जितने भी निचली अदालतें हैं उसमें उन्होंने 5,000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया। और उनका जो उनको पैसा मिलता था, मानदेय मिलता था, उसको 10 गुना बढ़ा करके और उसको उन्होंने उनको सम्मानजनक मानदेय देने का काम किया। इनकी तरह से नहीं कि आज ब्राह्मण समाज का वोट तो मिल गया, नोट मिल गया, लेकिन उसके बाद धर्म के नाम पे धोखा देने का काम किया। बहन मायावती जी धर्म को बीच में न लाते हुए भी जितने भी आस्था के स्थान थे, धर्म के नाम पे वोट कभी नहीं मांगा, लेकिन धर्म के नाम पे और जितने भी ब्राह्मण समाज के खास तौर से लोगों के आस्था के स्थान हो, उन सब में उन्होंने विकास करने का काम किया।
अगर आप अयोध्या में चले जाइए तो अयोध्या में जो सरयू नदी पे घाट आपको दिखता है बना हुआ, जहां ये रोज दीपक जलाते हैं, जाकर के चाइना से दीपक लाते हैं और 200-250 करोड़ रुपए के दीपक जला देते हैं और उसके बाद एक कार्यक्रम हो जाता है। वो घाट भी बहन मायावती जी की जब सरकार थी तब बनवाएगा। वाराणसी जाइए, वाराणसी में भी जितने घाट 80 घाट, उन घाटों को पूरा एक तरफ से लेकर आखिर तक उन्होंने ठीक कराने का और नए बनवाने का काम भी बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में किया था। वाराणसी में समग्र विकास करने का काम किया था। वहां पर उन्होंने फ्लाईओवर बनाने का काम किया शहर के अंदर, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने वहां पर गंगा नदी पे, जिससे कि पानी खराब न गिरे, उन्होंने वहां पर जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया और पानी, जिससे कि गंगा में दूषित पानी न आने का काम। बहन मायावती जी ने वृंदावन जाइए, वृंदावन में उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 550 करोड़ रुपए लगा करके, वो तो हमने अपनी देखरेख में काम कराए थे, क्योंकि वृंदावन में तो कुछ था ही नहीं। वहां तो सीवर लाइन भी नहीं थी, पानी की लाइन भी नहीं थी। सीवर लाइन डलवाई पूरे शहर में, पानी की लाइन डलवाई पूरे शहर में। उसके बाद सड़क बनवाने का काम किया। वहां पर सड़क जो थी, परिक्रमा की सड़क, वृंदावन से लेके गोवर्धन पर्वत तक की पूरी परिक्रमा की सड़क ठीक करवाई। उसके बाद फुटपाथ भी, कच्ची सड़क भी, सब ठीक कराने का काम किया। बिजली नहीं आती थी, नया बिजली घर बनाने का काम किया। बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा देने का काम किया। अस्पताल नहीं था, 100 बेड का आधुनिक अस्पताल वहां देने का काम किया। विधवा आश्रम बनवाने का काम किया। वहां मेला घोषित कराने का काम किया, जो कि 30 वर्ष लोग अपना परेशान थे कि मेला घोषित हो जाए। वहां पर गाड़ियां आती थी, उनको रोक दिया जाता था, उनसे टोल टैक्स लिया जाता था, उसको खत्म कराने का काम किया। जितने भी काम लोगों ने वहां पर बताए, समग्र विकास कराने का काम किया। आज भी वृंदावन जाइए तो वो काम अपने आप आपको दिखने का काम होगा और आपको दिख जाएगा किस तरह से किया। बिठूर जहां माँ सीता रहेंगी, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, उसको पूरा समग्र विकास किया। वहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च करके वहां का पूरा समग्र विकास, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम की हो, उनका माँ सीता का आश्रम हो, माँ सीता की रसोई हो, वो सब चीजें वहां पर सुधारने का काम बहन मायावती जी की सरकार में 2007 से और 12 के बीच में हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कभी भगवान को बीच में नहीं लाने का काम किया। इनकी तरह राम को ला करके वोट मांगने का काम नहीं किया। अभी हम चित्रकूट धाम गए थे और चित्रकूट में जब हम गए तो वहां के हालात जो देखे, वहां की सड़कें देखी, वहां पहुंचने की जो जगह है आप जा नहीं सकते। जहां 3 घंटे में पहुंचना चाहिए था हमको, मुझे खुद 6.5 घंटे लग गए पहुंचने में। इस तरह की तो वहां पर इन्होंने सड़कें और व्यवस्था और गंदगी फैला रखी है, जिसको भी सुधार सकते थे, लेकिन इन्होंने सुधारने का काम नहीं किया। वहां तो भगवान श्री राम 11.5 वर्ष रहे, वो खुद भी रहे, माँ सीता भी नहीं, और वहां पर लक्ष्मण जी भी रहे। 11.5 वर्ष जहां रहे हो, उस स्थान को ये देखने का भी काम नहीं करते हैं। और उसके वहां की जो दुर्दशा है, वो तो आप जब स्वयं जाएंगे, बहुत दूर नहीं है, खुद ही आप देख लेंगे कि वहां के क्या हाल है। लेकिन हम लोग इनमें वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन ये भी सही है और ये भी तय है कि जैसे हम लोगों ने जिस तरीके से वृंदावन का सुधार किया है, जिस तरह से बिठूर का किया है, अब की बार 2022 में हम लोगों की सरकार आएगी तो चित्रकूट धाम भी वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही अयोध्या भी हो जाएगा। और उसी तरह से वाराणसी में जो इन्होंने तोड़ मचा रखी है, उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। वाराणसी में तो इन्होंने बिल्कुल अति कर दी। इन्होंने जहां पर दर्शन हम लोग करते थे शिव जी के अंदर, जो जहां पर जाके काशी विश्वनाथ में दर्शन होते हैं, वहीं पर इन्होंने विध्वंस करने का काम कर दिया है। जितने भी उसके इर्द गिर्द मंदिर थे, जहां जहां पर माँ पार्वती जी, वहां पर हनुमान जी और गणेश जी और इन सबकी प्रतिमाएं उनके साथ में थी, माँ अन्नपूर्णा जी की, उन सबको हटा दिया और वो मंदिर तोड़ दिए। और तोड़ करके वहां पर जो बरगद का पेड़ लगा था, जिस बरगद के पेड़ में वो 1000 वर्ष का पुराना बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ में जो है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को मालूम है कि बरगद में जो है वो तीनों रहते हैं, उसको भी इन्होंने उखड़वा करके फेंक दिया। उसी तरीके से जैसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को इन्होंने हटाने का काम किया। मां गंगा के अंदर मलबा भर दिया इन्होंने, क्योंकि कॉरिडोर के नाम पे इन्होंने सैकड़ों शिवलिंग तोड़ दिए।
और शिवलिंग मंदिर जितने आते गए तोड़ते गए, शिवलिंग को ले जा करके इन्होंने वहां पर जाके गंगा नदी में डाल दिया। कई शिवलिंग जो नहीं डाल पाए उनको ले जा करके वहां लंका थाना एक है, उस थाने में बोरों में बंद करके डाल दिया है। और वहां पर एक तोड़ते हुए वहां पर कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर क्या चीज है? जिस तरह का कॉरिडोर का वहां पर बनाने की योजना है, उसमें इन्होंने जो 400 दुकानें तोड़ दी हैं, वहां के गरीबों की दुकानें तोड़ दी हैं, उनको बेरोजगार कर दिया है, जिसमें से 20 से ज्यादा लोगों ने तो जो मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन वो कॉरिडोर बनाते हुए तोड़ते हुए ले जा रहे हैं वहां गंगा नदी में, ये वहां पर मलबा डाल रहे हैं। और वहां पर कर्णिका घाट जहां 24 घंटे लोगों का मर जाने के बाद उनके जलाने का काम होता है, अकेला एक ऐसा स्थान है जहाँ 24 घंटे देह जलाया जाता है, लेकिन उसको भी मलबा डाल करके उसको भी वहां पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से इनको 400 करोड़ रुपए का एक ठेका अपने फिर उन्हीं उद्योगपतियों में से किसी को दिया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे सरकार मॉल बनते हैं, बड़े बड़े शहरों में बनते हैं, वैसे ही बना दो मंदिर के पास। अब वो मंदिर आस्था का स्थान नहीं रह जाएगा। मंदिर जो है वहाँ एक पर्यटक स्थल की हैसियत से बनाना चाहते हैं, उसको उसमें बदलना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इन सब बातों को ध्यान में रखिए, इन सब बातों को यहीं पर मत छोड़ दीजिएगा। जैसा श्री रघु दुबे जी ने आपसे कहा कि आपका कर्तव्य है, आपको भी इन बातों को यहीं पर छोड़ के जाने से आप अपना नुकसान करेंगे। इन बातों को जब आप अपने साथ ले जाइए और ले जाकर के इनका मनन करिए, और उसके साथ साथ में आप अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, और जो साथ के लोग हैं उन सबको, जो आपके साथी लोग हैं उनको बताने का काम करिए। और बताते हुए इनका जो असली चेहरा है वो उनको दिखाने का काम करिए। इनके चेहरे के ऊपर जो मुखौटा लगा है उस मुखौटे को उखाड़ के फेंकने का काम करिए। और उन सबसे कहिए कि संकल्प लें, जिस तरह से आपने आज संकल्प लिया है उनसे भी कहिए कि संकल्प लें कि अगर वो खुशहाली की जिंदगी चाहते हैं, अगर वो कानून द्वारा कानून का राज यहाँ चाहते हैं, तो अगले वर्ष 2022 में इनको इनकी असली जगह दिखाने का काम करें। और अब की बार हाथी के निशान पे के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाते हुए बहन मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि एक बार अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस संकल्प को आप हमारे साथ लेने का काम करिए। दोनों हाथ उठा करके आप एक बार संकल्प लीजिए कि 2022 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाते हुए बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। राम राम।